नमस्कार, आप देख रहे हैं जेके 24/7 न्यूज। मैं हूं आपके साथ राजेश कुमार। वक्त हमारे खास कार्यक्रम ग्लोबल ब्रेकिंग का, जहां पर हम आपके लिए दुनिया भर से तमाम बड़ी खबरें लेकर आते हैं। एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ते हैं, उनसे खबर के हर एंगल को समझने समझाने की कोशिश करते हैं। तो कार्यक्रम की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एयर स्ट्राइक के बाद ईरान के नेतन्याहू को वार्निंग। इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में ईरान। इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर किया था हमला। नेतन्याहू को वार्निंग। बड़ी खबर आपको बता दें, इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में ईरान। इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर किया था हमला। बड़ी खबर इस वक्त की। बड़ी खबर आपको बता दें, एयर स्ट्राइक के बीच ईरान की नेतन्याहू को वार्निंग। इजराइल को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी में ईरान। इजराइल ने 26 अक्टूबर को ईरान पर हमला किया था। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, एयर स्ट्राइक के बीच ईरान की नेतन्याहू को वार्निंग। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की एयर स्ट्राइक के बीच ईरान की नेतन्याहू को वार्निंग। इजराइल को मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में ईरान। इजराइल ने 27 अक्टूबर को ईरान पर हमला किया था। ईरान को अमेरिका का जवाब, इजराइल के साथ खड़े हैं हम। एयर स्ट्राइक के बाद ईरान की इजराइल को वार्निंग। इजराइल का मुंहतोड़ जवाब देने की तैयारी में ईरान। वही अमेरिका ने साफ कह दिया है कि अगर ईरान ने इस बार गलती की तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता है, क्योंकि हम अब इजराइल के साथ खड़े हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के तेवर पहले से ही ईरान को लेकर काफी सख्त हैं, और ये माना जा रहा है कि ईरान के ऊपर कड़ी कार्रवाई डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। तो क्या वाकई में खामनेई इसके बारे में विचार करें, ये समझना होगा। समझाने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान कर्नल दिनेश शर्मा जुड़ चुके हैं, जाने माने डिफेंस एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। सबसे पहले थैंक यू समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश कर्नल जी। शुक्रिया सर। कर्नल दिनेश शर्मा सर, जिस प्रकार से ईरान और इजराइल की टेंशन चल रही है, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी हो चुकी है। वही डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने जनरल सुलेमानी को इराक में, जिनके आदेश पर जनरल सुलेमानी को मारा गया था, और जिनके काफी कड़े तेवर माने जाते हैं ईरान को लेकर। इस बीच खामनेई का यह कहना कि हम एक बार फिर से इजराइल के ऊपर अटैक की सोच रहे हैं और ये हमारा हक है। क्या वाकई में इतनी बड़ी गलती अब ईरान कर सकता है, उस वक्त जिस वक्त अमेरिका कह रहा है कि अब हम इजराइल के साथ खड़े हैं और ईरान ऐसी गलतफहमी ना पाले? राजेश जी जय हिंद। राजेश जी, आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? जी सर, सुनाई कैन पड़ यू रही, हेयर बोलिए मी? सर। यस सर, यस सर। राजेश जी, नवंबर 1980 के अंदर जो हार्डलाइनर स्टूडेंट्स थे ईरान के अंदर, उन्होंने यूएस की एम्बेसी के ऊपर कब्जा कर लिया था। उसी की वर्षगांठ को मनाते हुए इनके सुप्रीम लीडर्स ने स्टूडेंट्स को, जब वो एड्रेस कर रहे थे इस महीने के शुरुआत के अंदर, उन्होंने कहा था कि हम इजराइल को और अमेरिका को एक क्रशिंग रिप्लाई देंगे। इसके जवाब में अमेरिका ने भी क्लियर कट कर दिया था कि अगर हमारे सैनिक ठिकानों के ऊपर या हमारे इंटरेस्ट के ऊपर किसी प्रकार का भी ईरान हमला करता है तो हम उसका बचाव करेंगे, हम उसका डिफेंस करेंगे। डिफेंस एक बड़ी सिंपल लैंग्वेज है। इसका मतलब ये है कि उन्होंने भी चेतावनी दे दी है कि हम इसका रिटेलिएटरी एक्शन बहुत तगड़ा होगा। तो क्लियर कट जो है उन्होंने दे दिया। अब ये सुप्रीम लीडर का इस प्रकार का स्टूडेंट को एड्रेस करने के पीछे कुछ एक और साइकोलॉजिकल रीजन होते हैं कि उन्होंने अपनी प्रॉक्सीज का जो है मोराल अप करना है कि हम जो हैं इजराइल के 26 अक्टूबर के हमले से हम दबे नहीं हैं, हम रिटेलिएट करेंगे। उसके साथ साथ जो नई एक खबर निकल कर आ रही है
जो सुप्रीम लीडर के बहुत क्लोज एडवाइजर हैं, मोहम्मद जावेद लारजानी, जो कि पहले ईरान की बेसिक साइंस इंस्टीट्यूट के हेड रह चुके हैं, तो उन्होंने ये स्टेटमेंट दी है कि ईरान जो है वो बहुत करीब है परमाणु अस्त्र बनाने के लिए। हम कपल ऑफ डेज या वीक के अंदर ही हम अपने परमाणु अस्त्र को तैयार कर सकते हैं। अगर इस प्रकार का ओहदे का व्यक्ति इस प्रकार की स्टेटमेंट देता है, तो हमें ये यकीन करना चाहिए कि ईरान ने अपनी कैपेबिलिटीज, परमाणु बम बनाने की कैपेबिलिटीज को बहुत हद तक ले गए हैं और उनके पास कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा परमाणु अस्त्र बनाने के लिए। इसके साथ साथ जो है लेटेस्ट खबर ये आ रही है कि फ्रांस, यूके और जर्मनी ने जो है यूनाइटेड नेशन के ये जो वाचडॉग होते हैं एटॉमिक एनर्जी, उनके सामने एक सेंसर पास किया है। तो ईरान का दूसरा रुख ये भी है कि हम इन तीनों देशों से बातचीत करेंगे। एक तरफ वो दोस्ती के उसके टोन भी आते हैं और दूसरी तरफ राजेश जी वो दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम कैपेबल हैं, अगर हमारे अस्तित्व के ऊपर किसी प्रकार का खतरा आया तो हम कैपेबल हैं कि हम परमाणु बम को तैयार कर सकते हैं। जी ठीक है राजेश जी, मैं बस ये समझना चाहता हूं आपसे कि डोनाल्ड ट्रंप का क्या रुख हो सकता है। जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप की हत्या की पिछले 2 से 3 महीनों में 3 से 4 बार कोशिश हुई, ईरान के ऊपर आरोप लगे, और जब डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति थे तो कड़े तेवर थे उनके ईरान को लेकर। तो अब डोनाल्ड ट्रंप के तेवर में हम एक नरमी देख सकते हैं, या तेवर और क्लेवर कुछ वैसा ही रहने वाला है? राजेश जी, अगर आप डोनाल्ड ट्रंप का पिछला इतिहास देखते हैं तो यही वो प्रेसिडेंट थे जिन्होंने इनकी जो न्यूक्लियर की जो संधि हुई थी उसमें से ये 2018 के अंदर अमेरिका आउट हो गया। दूसरा, अगर आप चुनाव के दौरान देखें तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्लियर कट इजराइल को एडवाइस किया था, जब इजराइल के ऊपर 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल और वापी वेपन से हमला किया था, तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि इजराइल को अब उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन और तेल की जो क्षेत्र हैं, तेल की जो एस्टेब्लिशमेंट है, उसके ऊपर जो है अटैक करना चाहिए। उनके चुनाव के इन बयानों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले दिनों में जब 20 जनवरी के बाद डोनाल्ड ट्रंप का जो है ईरान के प्रति बहुत ही सख्त रुख रहेगा, और वो चाहे वो कहते हैं कि हम रूस और यूक्रेन का युद्ध बंद करवाने में मदद करेंगे, लेकिन मेरा मानना है कि वो किसी भी हालत में ईरान को नहीं बख्शेंगे और वो पूरी तरह से इजराइल के साथ खड़े रहेंगे। जी राजेश जी। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर आ रही है, उसके बाद मैं आपके पास आता हूं। बड़ी खबर इस वक्त की एक और, पाकिस्तान में इमरान की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन, इमरान के हजारों समर्थकों का इस्लामाबाद कूच, पीटीआई के समर्थकों के बीच बुशरा बीबी भी शामिल, इस्लामाबाद में सेना को किया गया तैनात। बड़ी खबर इस वक्त की पाकिस्तान से, बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में इमरान की रिहाई की मांग को लेकर प्रदर्शन, पाकिस्तान के इमरान के हजारों समर्थक जो है वो इस्लामाबाद कूच कर चुके हैं। पीटीआई के समर्थकों के बीच बुशरा बीबी भी हैं, इस्लामाबाद में सेना को तैनात कर दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान में इमरान की रिहाई को लेकर जो है पीटीआई के कार्यकर्ताओं का कूच इस्लामाबाद की तरफ। कर्नल दिनेश शर्मा सर, आपके पास आऊंगा। जिस प्रकार से पीटीआई के कार्यकर्ता इस्लामाबाद का कूच कर रहे हैं, दूसरी तरफ रेंजर्स को, पाकिस्तान आर्मी को तैनात किया गया है और 4000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं को अभी तक गिरफ्तार किया जा चुका है। क्या वाकई में कोई प्रेशर बना पाएंगे इमरान खान या कहें पीटीआई उनकी, क्योंकि कहा जा रहा है कि करो और मरो की अब ये जंग हो चुकी है? राजेश जी, ये पीटीआई का ये जो प्रदर्शन है, बेसिकली वो एक तो गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर बनाना चाहते हैं और वो दूसरा चाहते हैं कि उनके नेता इमरान खान को जेल से रिहा किया जाए। इमरान खान के ऊपर तकरीबन 150 के आसपास जो है केसेस दर्ज हो चुके हैं।
आज की तारीख में इमरान खान जो है सबसे पॉपुलर पॉलिटिकल लीडर है पाकिस्तान के अंदर। और आपने देखा होगा कि इलेक्शन के अंदर भी, इलेक्शन से पहले भी उन्हें किस प्रकार से सबड्यू करने के लिए उनकी पार्टी को बैन कर दिया गया, उनके ऊपर 2 तोशा खाना और ये नाजायज विवाह के उनके ऊपर चार्जेस लगाकर उनको जेल में बंद कर दिया गया। तो अभी ये पीटीआई ने एक पहले भी आह्वान दिया था, जिस समय एससीओ की मीटिंग होनी थी पाकिस्तान के अंदर, उनका बेसिक एम उस समय था कि वो वर्ल्ड का जो मीडिया होगा उस समय वहां होगा ताकि वो उसके अंदर कवरेज पा सके, लेकिन किसी कारणवश वो प्रदर्शन को जो है रोक दिया गया। इस बार का प्रदर्शन जो है तकरीबन जैसा कि आपने बताया 4000 पीटीआई के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर चुके हैं और ये उनकी बेसिक डिमांड ये है कि आप हमारे नेता को छोड़िए। दूसरा जो है, दूसरा कारण जो है, इसको काफी हद तक जो है इस पीटीआई के प्रदर्शन को भी पाकिस्तान एस्टेब्लिशमेंट स्पेशली आर्मी जो है वो इसको क्रश करेगी और किसी भी हालत में उनको इस प्रदर्शन को नहीं करने देगी। तीसरा इंपॉर्टेंट कारण ये है कि सोमवार और मंगलवार को बेलारूस के प्रेसिडेंट जो हैं वो विजिट कर रहे हैं और ऐसी हालत में पाकिस्तान अब बाहर के डिग्नेटरी के सामने लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को नहीं दर्शाना चाहते हैं, क्योंकि जो बेलारूस के प्रेसिडेंट है उनके साथ 80 लोगों का और भी डेलीगेशन आया हुआ है। लेकिन दोनों तरफ से जो है वो करो या मरो की स्थिति बनी हुई है। लेकिन इस समय पाकिस्तान के सामने जितने चैलेंजेस आ रहे हैं, इंटरनल चैलेंजेस और आउटसाइड के चैलेंजेस, अब हमें आने वाले समय में देखना होगा कि वो किस प्रकार से इन चैलेंजेस को खत्म कर पाते हैं। जी राजेश जी। ठीक है सर, चलिए लौटता हूं सर मैं आपके पास। एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा रिएक्शन के लिए। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 250 मिसाइलें दागी। इजरायली हमले के जवाब में हिजबुल्लाह की कार्रवाई। हिजबुल्लाह के हमले से इजरायली टैंकों को पीछे हटना पड़ा। बड़ी खबर आपको बता दें, हिजबुल्लाह का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर 250 मिसाइलें दागी। इजरायली हमले के जवाब में हिजबुल्लाह की कार्रवाई। हिजबुल्लाह के हमलों से इजरायली टैंकों को पीछे हटना पड़ा। हिजबुल्लाह का इजराइल पर सबसे बड़ा हमला। सीधा हम कर्नल दिनेश शर्मा सर के पास चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा, जिस प्रकार से हमने हमास का खात्मा होते देखा, हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल की कार्रवाई, लेकिन अभी भी हिजबुल्लाह की जो ताकत है वो बरकरार है। आईडीएफ के सामने हिजबुल्लाह का कितना बड़ा चैलेंज है और क्या हिजबुल्लाह की ताकत कम करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिजबुल्लाह कमजोर होगा तो ईरान भी कमजोर होगा? सर देखिए, पिछले कई दिनों से इजराइल जो है वो साउथ लेबनान में बेसिकली बैरूत के इलाके के अंदर वो काफ़ी बमबारी कर रहा था, एयर स्ट्राइक कर रहा था और बाकी ग्राउंड ऑपरेशन चला रहा था, जिस वजह से लेबनान के अंदर काफ़ी नुकसान हुआ है। लेकिन अभी संडे को जो है हिजबुल्लाह ने रिटेलिएट किया है और उनके कुछ रॉकेट जो है खबरों के मुताबिक वो तेल अवीव के पास भी पहुंच चुके हैं। हालांकि जान माल का कितना नुकसान हुआ इसके बारे में पता नहीं है। हिजबुल्लाह का बेसिकली जो रिटेलिएट करने का कारण था, एक तो वो वर्ल्ड को, आउटसाइड वर्ल्ड को ये बताना चाहते हैं कि वो अभी पूरी तरह से खत्म नहीं हुए हैं। दूसरा, उनको अपने कार्डर को भी जो है उनका भी मोराल अप रखना है, जिस वजह से कि उनका कार्डर का मोराल अप रहे और उनके लड़ाकू जो हैं वो लगातार करते रहें। साथ में ये भी खबर आ रही है कि हिजबुल्लाह ने जो अटैक किया है उसके बाद जो टॉप की हिजबुल्लाह की लीडरशिप है वो लोग अपना सेफ जोन में निकल गए हैं और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो लोग सीरिया के अंदर जाके शरण लेंगे और वहीं से आने वाले ऑपरेशन को डायरेक्ट करेंगे। हिजबुल्लाह ने अभी इतना बड़ा एक्शन लेने के पीछे जो है ईरान की जो सपोर्ट है वो उसे मिली है और ईरान जो है अभी चाहे डायरेक्टली इन्वॉल्व ना हो लेकिन वो अपनी प्रॉक्सीज के थ्रू जो है अटैक कराता रहेगा
और इजराइल के लिए जितना भी एक परेशानी पैदा करे, करता रहेगा। ठीक है सर, जी जी चलिए मैं लौटता हूँ सर आपके पास। एक और, बिल्कुल सर, जी एक और बड़ी खबर आ रही है सर, उसके बाद मैं आपके पास आता हूँ। इस वक्त की एक और बड़ी खबर, उसके बाद एक्सपर्ट्स के पास हम लौटेंगे। बड़ी खबर आपको बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन की मिसाइल ने रूस पर किया हमला, जनरल समेत 500 उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत। यूक्रेनी सेना ने स्टॉर्म शैडो मिसाइल से किया हमला, रूस ने नई मिसाइल से हमले का जवाब भी दिया। रूस की मिसाइल ने, ब्रिटेन की मिसाइल ने रूस पर किया हमला, ब्रिटेन की मिसाइल ने रूस को किया तबाह। जनरल समेत 500 उत्तर कोरियाई सैनिकों की मौत की खबर। यूक्रेनी सेना स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमला किया गया, रूस ने नई मिसाइलों से हमले का जवाब दिया है। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, क्या है स्टॉर्म शैडो मिसाइल? एक एंग्लो फ्रेंच क्रूज मिसाइल है। स्टॉर्म शैडो की रेंज की बात करें 250 किलोमीटर है। लड़ाकू विमानों से इसे फायर कर सकते हैं, हवा से जमीन पर हमले में सक्षम है, ध्वनि की रफ्तार से तेज उड़ती है। रूस की जमीन पर नेटो के हथियारों से अब हमले जारी हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात यह सामने आ रही है कि इस हमले में, स्टॉर्म शैडो के हमले में नॉर्थ कोरिया के 500 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं। एक जनरल रैंक के अधिकारी की भी मौत की खबरें सामने आ रही हैं। सर, वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि नॉर्थ कोरिया के 500 से ज्यादा सैनिक, कुछ रूसी जनरल्स और नॉर्थ कोरिया के ही एक जनरल की मौत हुई है इस अटैक में। कितना ट्रस्ट किया जा सकता है, और क्या वाकई में नॉर्थ कोरिया की फौज इस वक्त क्रुस के अंदर मौजूद है? राजेश जी, मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ। ये स्टॉर्म जो शैडो मिसाइल्स है, ये बेसिकली, हाँ जी जी, ये फ्रांस और यूके ने मिलके इसको बनाया है। ये 1990 के आसपास इन्होंने बनाया है। ये बड़ी इफेक्टिव मिसाइल है जो कि फाइटर जेट से आप इसको फायर कर सकते हैं। इसकी बाकी काबिलियत के अलावा इसका सबसे बड़ी जो काबिलियत है, ये जीपीएस के ऊपर नहीं चलती, ये ट्रेन की मैपिंग करती है और ये सटीक तरीके से जो है इसको दुश्मन के इलाके के अंदर फायर करके और टारगेट को बर्बाद किया जाता था। अभी तक जो है यूक्रेन ने जो है इस मिसाइल का रशिया के बरखिलाफ प्रयोग नहीं किया था, मतलब उनकी रेड लाइन को क्रॉस नहीं किया था। अब अपने इलाके के अंदर यूक्रेन जो है रशियंस को रिपल्स करने के लिए इस्तेमाल करता था, लेकिन अब पहली दफा जो है इन्होंने उनके कुर्स्क का इलाका है उसके अंदर इस मिसाइल को फायर किया है। लेकिन रशियन की तरफ से ये खबर आ रही है कि उन्होंने एयर डिफेंस सिस्टम से इन मिसाइल्स को जो है डिस्ट्रॉय कर दिया और उनका कुछ नुकसान नहीं हुआ। जी, खबरें आ रही हैं कि तकरीबन 10,000 नॉर्थ कोरियन सैनिक जो हैं वो रशिया के साथ यूक्रेन के बरखिलाफ युद्ध कर रहे हैं। लेकिन मैं ये बताना चाहूंगा कि यूक्रेन के जो नॉर्थ कोरिया के सैनिक हैं वो इतने बैटल हार्डन, जहां आप उन्हें कहें कि ट्रेंड हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अभी तक की इस बात की पुष्टि जो है रशिया की तरफ से या नॉर्थ कोरिया की तरफ से अभी तक पुष्टि नहीं हुई है कि उनके 500 सैनिक जो है एक ही हमले में मारे गए हैं। ये खबरें निकल कर आ रही हैं कि उनके तकरीबन 18 सैनिक जो है नॉर्थ कोरियन वो भगौड़े हो गए हैं और उनको ढूंढा जा रहा है। लेकिन 500 सैनिक मारे गए हैं, इस बात की पुष्टि जो है अभी तक नहीं हुई है, सिर्फ खबरों में आ रही है, पर आधिकारिक तौर के ऊपर अभी तक पुष्टि नहीं हुई है। जी राजेश। ठीक है सर, चलिए लौटता हूं सर मैं आपके पास। एक और बड़ी खबर मेरे पास, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर इस वक्त की एक और, ताइवान के खिलाफ चीन के साथ आया रूस। रूस ने अमेरिका को ताइवान पर जमकर कोसा। जापान ताइवान पर खड़ा हो सकता है नया संकट। चीन रूस का साथ, एशिया में महासंकट की आहट। बड़ी खबर आपको बता दें, ताइवान के खिलाफ चीन के साथ आया रूस। रूस ने अमेरिका को ताइवान नीति पर जमकर कोसा। जापान ताइवान पर खड़ा हो सकता है नया संकट। चीन रूस का साथ, एशिया में महासंकट की आहट हो सकती है। चलिए सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे। कर्नल दिनेश शर्मा सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। कर्नल दिनेश शर्मा सर, जिस प्रकार से चीन और रूस की ये जो दोस्ती है,
ये ताइवान के साथ जापान, फिलीपींस के लिए भी एक नई चुनौती खड़ी कर सकती है, क्योंकि अमेरिका के बेसिस यहाँ पे मौजूद हैं और अमेरिका और रूस के बीच तनातनी, अमेरिका और चीन के बीच तनातनी मौजूद है। सब राजेश जी, रशिया जब से अक्टूबर 22 से इन दोनों का युद्ध हुआ, यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो रहा है, उसके बाद के अगर आप वर्ल्ड ऑर्डर को या अलायंस को देखें तो रशिया के साथ जो है आज की तारीख में बेलारूस, चाइना, ईरान, नॉर्थ कोरिया खड़ा है, जो मतलब ओपनली जो है खड़ा है, उनके साथ खड़ा। अब ऐसी हालत में जब चाइना उनको इतनी सपोर्ट कर रहा है तो रशिया की तरफ से ये पहली दफा ये स्टेटमेंट चाइना के फेवर में ताइवान के अगेंस्ट आई है। अब आने वाले दिनों में ये देखना पड़ेगा कि आगे किस प्रकार, ये सिर्फ एक स्टेटमेंट है जहां समय आने के ऊपर रशिया एक कंक्रीट एक्शन लेगा। मेरा ये मानना है कि अगर कल को चाइना ताइवान के ऊपर जिस ढंग से वो अपने तेवर दिखा रहा है चाइना, अगर ताइवान के ऊपर वो बाई फोर्स हमला करता है, उन्हें अपने में मिलाने की कोशिश करता है, तो मेरा मानना यह है कि रशिया जो है सिर्फ एक मॉरल सपोर्ट देगा, ना कि वो भी नॉर्थ कोरियन की तरह जो अपनी सेना को भेजेगा अमेरिका के वरखिलाफ लड़ने के लिए। तो ये प्रेजेंटली एक स्ट्रेटेजी का डिप्लोमेटिक काइंड ऑफ ए स्टेटमेंट है, लेकिन ग्राउंड के ऊपर तो एक्चुअल सिचुएशन आने के बाद पता चलेगा। दूसरी बात जो है, रशिया जो है अभी तक यूरोप के अंदर जो है इनके फ्रेंड्स थे, अलायंसेस थे, लेकिन फरवरी 2022 के बाद जो है रशिया ने जो है अपना एशिया के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर भी अपने दोस्त बना लिए हैं, अलायंसेस बन गए हैं, जैसा कि मैंने बताया, ईरान, बेलारूस, नॉर्थ कोरिया और चाइना। तो अभी फिलहाल जो है वो अपनी सॉलिडेरिटी दिखा रहा है। जी राजेश जी। ठीक है सर, चलिए मैं लौटता हूं सर आपके पास। एक और बड़ी खबर है, उसके बाद मैं आपके पास आऊंगा। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, एक और बड़ी खबर, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा, 82 की मौत, हमलावरों में महिला और बच्चों को बंधक बनाया। पार चिनार से खैबर पख्तूनख्वा जा रहा था काफिला, पाकिस्तान में आपस में लड़ रहे शिया और सुन्नी। बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा में 82 की मौत, हमलावरों ने महिलाओं और बच्चों को बंधक बनाया है। पार चिनार से खैबर पख्तूनख्वा जा रहा था काफिला जिस पर हमला हुआ, पाकिस्तान में आपस में लड़ रहे शिया और सुन्नी। बड़ी खबर आपको बता दें इस वक्त की, पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में हिंसा, 82 लोगों की मौत। सीधा एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे, कर्नल दिनेश शर्मा हमारे साथ बने हुए हैं। पाकिस्तान के सामने, जनरल मुनीर के सामने चुनौतियां लगातार बढ़ रही हैं सर। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि पीटीआई के कार्यकर्ता इस्लामाबाद कूच कर चुके हैं, निशाने पर कोई और नहीं, सीधा पाकिस्तान की आर्मी रही है पीटीआई के। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं खैबर पख्तूनख्वा में हालात बिगड़ रहे हैं, तहरीके तालिबान पाकिस्तान भारी पड़ रहा है पाकिस्तान की आर्मी पर। बलूच लिबरेशन आर्मी के हौसले ऑलरेडी बहुत ज्यादा बुलंद है। तो किस प्रकार से जो पाकिस्तान के अंदर हालात बन रहे हैं और ये शिया और सुन्नी की लड़ाई शुरू हो चुकी है, ये कहां जाकर रुकेगी सर? राजेश जी, हम थोड़ी सी इस बात को समझने के लिए, जो पिछले एक हफ्ते के अंदर तकरीबन जो है 82 लोगों की, निर्दोष लोगों की मौत हो गई है जाति हिंसा के अंदर, हम उसके लिए थोड़ा सा पृष्ठभूमि में जाना चाहेंगे। अगर आप मुझे 1 मिनट देते हैं तो मैं आपको बता सकता हूं। बिल्कुल सर। देखिए साहब, ऐसा है कि ये केपी में जो है 1980 से पहले इतनी ज्यादा घटनाएं नहीं हुआ करती थी शिया सुन्नी के अंदर। इसके 1979 के बाद ईरान के अंदर रिवॉल्यूशन हुई, उसके बाद ईरान इराक का युद्ध हुआ, और फिर उसके बाद जो है जब जियाउल हक आए, उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी बनाई, उन्होंने जो है रेडिकलाइजेशन शुरू किया। इसी दौरान जो है क्या कहते हैं, बाहर के प्लेयर भी आ गए। ईरान ने जो है अपनी शिया कम्युनिटी को सपोर्ट करना शुरू कर दिया केपी एरिया में, और सऊदी अरेबिया ने जो है सुन्नी को करना शुरू कर दिया। तो पहली घटना जो है, मेजर घटना जो घटती है, वो समवेयर 1988 के आसपास है
कि एक जगह है जिसका नाम है, जो प्रोमिनेंट एपी सेंटर है, जो जहां से ये शुरू हुई, वो है एक हंजू डिस्ट्रिक्ट। पहले वो एक छोटा शहर होता था, तहसील होती थी, जो कि कलात से तकरीबन कोई 40 किलोमीटर है और पेशावर से अबाउट 100 किलोमीटर। वहां पे 18 अगस्त 1988 को, जिस दिन जिया उल हक की डेथ होती है प्लेन क्रैश के अंदर, उस दिन शियाज ने क्या किया कि एक एक बॉक्स के अंदर, जिसे कॉफिन कहते हैं, उस बॉक्स के अंदर एक कुत्ते को डाला और उसको ले जाके शमशान के ऊपर दफन करने के लिए चल गए, जो पहली इंसिडेंट थी जिसके ऊपर जो है ये जातीय हिंसा भड़की। उसके बाद जो है फिर वहां पर एक छोटी सी जमीन के लिए, एक जहां पे कि शिया भी और सुन्नी भी हिजरा के लिए जाते थे, लेकिन उस जमीन के ऊपर जो है वहां पर सुन्नी मुसलमान जो है वो साल में हर दिन जाया करते थे और शिया जो है जाया करते थे। तो सुन्नीज ने उसके ऊपर बाउंड्री बनानी शुरू कर दी, जिसने कि इस हिंसा को और भड़का दिया। अब धीरे धीरे जो है ये हिंसा इतनी भड़क गई है कि जो अपनी चरम सीमा के ऊपर पहुंच चुकी है, और ये एक बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है जिसको कि टैकल आप सेना के द्वारा नहीं कर सकते हैं, आप बाई फोर्स नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आपको अलग से जो है पॉलिटिकल और सोशल काम करने पड़ेंगे, जिससे कि आप इस प्रकार की हिंसा को रोकेंगे। जी राजेश जी। लेकिन पाकिस्तान की कोशिश यही होती है कि समस्या कोई भी हो, वो ताकत के दम पर उसको हैंडल करना चाहता है, लेकिन पिछले 3 दशक में ऐसा करने में वो कामयाब नहीं हो पाया। बड़ी अहम बात आपने की कि एक पॉलिटिकल, एक सामाजिक तौर पर पाकिस्तान को पहल करनी होगी, लेकिन क्या वाकई में जनरल मुनीर शहबाज इसके लिए तैयार होंगे, ये वक्त बताएगा। लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका कर्नल दिनेश शर्मा सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम पहलुओं पर इतनी बारीकी से अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखने के लिए। आज मेरे साथ इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाजत, नमस्कार।